हेलो स्टूडेंट। आज स्टार्ट करेंगे राजस्थान बोर्ड 12th क्लास मैथ का टॉपिक। चैप्टर है आपके पास चैप्टर 5 इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। देखो इस बार क्या करना है, जो मैट्रिक्स चैप्टर 3 में मैट्रिक्स पढ़ा था, चैप्टर 4 में डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ा था, उनकी हेल्प से इस बार इनवर्स मैट्रिक्स जो है उसका इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, और जो लीनियर इक्वेशंस है उनको मैट्रिक्स की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं एक ये चीज चेक करेंगे। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल दो टाइप की अपने पास मैट्रिक्स होती है, एक तो है सिंगुलर और एक है नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स एंड सेकंड वन इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का आप क्या करोगे, डिटरमिनेंट की हेल्प से उसको सॉल्व कर लो। अगर उसका सॉल्यूशन मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू 0 आ रहा है, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जो कोई भी मैट्रिक्स गिवन है आपको उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लो। डिटरमिनेंट को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे उसको सॉल्व करो, तो मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो वो मैट्रिक्स किस टाइप की हो जाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर मोड ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0, देन किस टाइप की मैट्रिक्स हो जाएगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, इसका इनवर्स फाइंड नहीं करते, ठीक है, नहीं होता इसका फाइंड। तो जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, तो वही चेक कर रहे हैं कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो जब चैप्टर 3 पढ़ाया था तो मैंने बताया था मैट्रिक्स में डिवाइड नहीं होता, मतलब कि ए अपॉन बी, सिंपल डिवाइड नहीं होता, बट अगर डिवाइड आता है तो मैं इनवर्स की हेल्प से सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, देखो ए अपॉन बी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स, यानी जो भी बी मैट्रिक्स होगा उसका इनवर्स फाइंड कर लेंगे, इनवर्स फाइंड करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो इनवर्स कैसे फाइंड करना है अब ये सीखते हैं। फर्स्ट क्या था, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दोनों का मोड फाइंड कर लो, मोड से आपको ये पता लग जाएगा सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। और जो नॉन सिंगुलर होती है उसका इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। देखो इनवर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, पहले तो उसकी स्टेप्स देख लो, फिर अपन एक एग्जांपल के साथ सॉल्व करेंगे। कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास जिसकी आपको इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन होगी उसके कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। कोफैक्टर निकालना सीख चुके हैं, उसके कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर की हेल्प से जितने भी कोफैक्टर सारी हर रो हर कॉलम की वजह, जैसे 3x3 की मैट्रिक्स है तो कितने एलिमेंट हो गए, 9 एलिमेंट हो गए, तो कितने कोफैक्टर निकाल लेंगे, 9 कोफैक्टर निकाल लेंगे। उन कोफैक्टर की हेल्प से एक मैट्रिक्स बना लेंगे। जो भी कोफैक्टर बनेंगे उन कोफैक्टर की हेल्प से मैट्रिक्स बना लेंगे, और जो मैट्रिक्स बनेगी उस मैट्रिक्स का क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। जो भी मैट्रिक्स बन के आ गई उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने पर जो मैट्रिक्स बनती है उसको बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं ए गिवन है, कोई भी एक मैट्रिक्स ए गिवन है, तो उस मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर की हेल्प से एक मैट्रिक्स बना देंगे और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज करने पर जो मैट्रिक्स बनती है उसको बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। और ये जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 1 ऑफ मोड ए से, अगर इस एडजॉइंट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें 1 अपॉन मोड ए से, तो जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो मैट्रिक्स कौन सी होगी, इनवर्स मैट्रिक्स होगी। कोई भी एक मैट्रिक्स है गिवन है, उसके कोफैक्टर निकाल लेंगे, कोफैक्टर की हेल्प से मैट्रिक्स बना देंगे, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज करने पर जो मैट्रिक्स बन रही है वो कौन सी हो गई, एडजॉइंट मैट्रिक्स। और एडजॉइंट मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई कर दे 1 अपॉन मोड ए से, तो जो आंसर निकलेगा वो कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो अपन एक एग्जांपल लेके देखते हैं इनवर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड करना है, ये पूरा प्रोसेस। तो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं अपन, मान लेते हैं 1 2 3, एग्जांपल ले लेते हैं किसका, 1 2 3 2 3 1 3 1 2 2 3 1 एंड 3 2 1।
ये कोई भी एक मैट्रिक्स है, 3 1 2 कर दो इसको, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, और क्या करना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या बताया था, कोफैक्टर। लेकिन उससे भी पहली बात, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, पहले वहां से ये चेक करो कि इसकी इनवर्स मैट्रिक्स पॉसिबल भी है या नहीं है। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या, 0 नहीं आनी चाहिए। तो मॉड ऑफ ए निकालना आते ही है, कैसे निकालेंगे, तो पहले मैं इसका मॉड ऑफ ए निकाल लेता हूं। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, तो 1 और 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो इसके अकॉर्डिंग, 3 2 जा 6 माइनस 1 यानी 1 इंटू 5, फिर आ गया माइनस 2 2 इंटू कितना हो जाएगा, देखो 4 माइनस 3 यानी कि 1 प्लस 3 3 इंटू कितना हो जाएगा 2 माइनस 9, तो 2 माइनस 9 का मतलब हो गया माइनस 7। तो ये हो गया प्लस माइनस वो प्लस में आना चाहिए था। देखो क्या आंसर आ गया यहाँ से, तो 5 माइनस 2 और ये कितना हो गया माइनस 21। तो ये आपके पास आंसर कितना आ गया माइनस 18। तो मोड ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं आ रही, मतलब इस मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो देखो कैसे करेंगे अब अपन, मोड ऑफ ए तो निकाल लिया। मैंने कहा था फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सारे कोफैक्टर निकाल लेंगे। तो कोफैक्टर को किससे डिनोट करेंगे, एफ से। जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट a11 a12 a13, ऐसे ही हो गया f11, ये हो गया f12, ये हो गया f13, f21 f22 f23, ऐसे सारे कोफैक्टर निकाल रहा हूं मैं। तो देखो f11, तो यहां से देखो क्या आंसर आया था, इसकी अकॉर्डिंग 3 2 जा 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, और किस में रहना चाहिए था ये आंसर, प्लस में रहना चाहिए था। फिर आते हैं अपन f12 पे, f12 का आंसर किस में रहना चाहिए, माइनस में। प्लस माइनस बताया ना कैसे चेक होते हैं साइन। तो देखो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर निकल के आ गया, वहां निकाला हुआ आपका 2 2 जा 4 माइनस 1, तो ये सॉरी 4 माइनस 3, तो यहाँ से आ गया 1। ऐसे ही नेक्स्ट क्या निकालेंगे, f13 पॉजिटिव रहना चाहिए, तो इसका आंसर कितना आ गया था यहाँ से 2 माइनस 9, तो यहाँ से आ गया था माइनस 7। नेक्स्ट f21 किस में होना चाहिए, माइनस में। तो देखो 2 1 के अकॉर्डिंग क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से, 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3, तो 4 माइनस 3, तो ये हो गया 1। नेक्स्ट f22, तो f22 का आंसर रहना चाहिए प्लस में, तो ये रहा f22, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आ गया देखो 2 माइनस 9, तो 2 माइनस 9 का मतलब हो गया माइनस 7। नेक्स्ट कौन आ जाएगा, f23, तो f23 किस में रहेगा, नेगेटिव रहेगा। चेक करो f23 का मतलब ये, तो ये आंसर देखो क्या आ गया आपके पास 1 माइनस 6, तो माइनस 5 और एक माइनस यहाँ पहले से आ रहा है, तो ये हो गया अपने पास प्लस 5। नेक्स्ट देखो f31, तो f31 क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसके अकॉर्डिंग चेक करो आंसर कितना आना चाहिए, 2 माइनस 9, तो 2 माइनस 9 का मतलब हो गया माइनस 7। नेक्स्ट f32 का आंसर किस में रहना चाहिए, माइनस में, तो ये रहा 32, तो इसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं क्या आ गया 1 माइनस 6 मीन्स माइनस 5, और एक माइनस यहाँ पहले से अपने पास, तो ये हो गया पॉजिटिव 5। नेक्स्ट देखो f33, तो f33 प्लस होना चाहिए, तो यहां से चेक करते हैं, तो 3 माइनस 4, तो 3 माइनस 4 का मतलब हो गया आपके पास माइनस 1। तो ये क्या हुआ, सारे कोफैक्टर निकल गए। अब मैंने ये कहा था जितने भी कोफैक्टर है उनकी हेल्प से एक मैट्रिक्स बना देना। तो यहां से कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, देखो f11 5 माइनस 1 माइनस 7, देन उसके बाद में आपके पास माइनस 1 माइनस 7 5, देन आपके पास है माइनस 7 5 एंड माइनस 1। ये हो गई एक मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्या करना था, जो भी मैट्रिक्स बनते हैं उसका ट्रांसपोज कर दोगे, ट्रांसपोज करोगे तो कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो इसका मतलब हो गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। एडजॉइंट मैट्रिक्स ए क्या बनेगी, जितने भी रो है उनको कॉलम बना दो। तो 5 माइनस 1 7 5 माइनस 1 7,
-1 -7 5 -1 -7 5 -7 5 -1 -7 5 -1। ये कौन सी मैट्रिक्स आ गई? एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब मैंने कहा था जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? मोड 1 अपॉन मोड ए से। तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? इनवर्स मैट्रिक्स। तो एक बार मैं इसको यहां से रफ कर रहा हूं, ये वाला पार्ट यूज में ले चुके हैं। तो इनवर्स ए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन मोड ए। तो 1 अपॉन मोड ए और इसको मल्टीप्लाई किससे करना था? एडजॉइंट ए से। तो ये हो गया 5 -1 -7 -1 -7 5 7 5 -1। तो ये जो मैट्रिक्स बन के आ गई ये हो गई इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अब यहाँ एक छोटी सी ध्यान रखना, जैसे रो और कॉलम में से कुछ चीज कॉमन ले सकते हैं। जैसे अगर कुछ कॉमन आता है तो बाहर, जैसे सपोज यहाँ से कहीं से 2 कॉमन आ रहा होता तो बाहर 2 आ जाता और कैंसिल आउट हो जाता। तो ये क्या फाइंड हो गया अपने पास? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट अपने पास लीनियर इक्वेशन। तो देखो लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देखना। अपन को दो तरीके से सॉल्व करवाता है लीनियर इक्वेशन आपसे। एक तो क्रेमर रूल है, क्रेमर रूल की हेल्प से, और एक करवाता है आपको डायरेक्ट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। तो देखो कैसे करना है। उससे पहले एक एरिया ऑफ ट्राइंगल देख लेते हैं, एक दो चीजें छोटी छोटी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल 10th क्लास का एक चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें जब कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो एक फॉर्मूला लिखवाया था जो मेरे से पढ़ते हैं, 1/2 23 31 12 करके एक लीनियर इक्वेशन का बड़ा सा एक फॉर्मूला था। वो जो फॉर्मूला था वो मैंने बताया था एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। तो उसी फॉर्मूले को क्या कर रहे हैं, देखो ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये बताया था एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। और अगर कोलिनियर पूछता था तो उसको क्या करते थे? इक्वल्स टू 0 पुट कर देते थे। तो सेम चीज है, अगर आपको मैट्रिक्स की हेल्प से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो क्या फॉर्मूला बन जाता है? 1/2। अब x और y इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1। तो अगर मैं इस तरीके से मैट्रिक्स बनाता हूं और इसको आप सॉल्व करता हूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 x1 x2 1 y1 y2 1, सॉरी x1 3 है ना अपने पास, तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक रूल बताया था अगर सारे रो या सारे कॉलम को चेंज करते तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सेम कॉन्सेप्ट है, रो और कॉलम को सबको चेंज कर दिया अपन ने, ठीक है। तो इससे भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों है एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैट्रिक्स में एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का सेम। अगर मैट्रिक्स में कोलिनियर पूछता है तो ये की मैट्रिक्स है इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। अगर कोलिनियर पूछ ले तो क्या हो जाएगा? x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से तो जो वैल्यू निकलेगी वो एरिया होगा, और अगर मैं इक्वल टू 0 लगा देता हूँ तो क्या प्रूव हो जाएगा कि वो पॉइंट जो है वो क्या है? कोलिनियर पॉइंट है। अब देखते हैं लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। देखो लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है। अभी पहले क्रेमर्स रूल देखेंगे। क्रेमर्स रूल, इसके अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करना है। तो आपके पास जो भी लीनियर इक्वेशन पड़ी हुई है 10th में 9th में ही पड़ी हुई है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? वेरिएबल होते हैं जिसकी पावर 1 होती है, वो लीनियर इक्वेशंस होती है। तो क्रेमर्स रूल के अकॉर्डिंग देखो
कैसे सॉल्व हो सकती है? आपके पास जो लीनियर इक्वेशन आएगी वो या तो 2 वेरिएबल्स की आएगी या फिर 3 वेरिएबल्स की आएगी। तो पहले अपन लेते हैं 2 वेरिएबल, यानी कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी आपके पास a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, और 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल तभी सॉल्व होंगे जब आपके पास 2 इक्वेशन होगी। तो दूसरी इक्वेशन हो गई a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, a1x b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। अगर ये इक्वेशन आती है आपके पास तो क्रेमर्स रूल से कैसे सॉल्व करना है? x इक्वल्स टू x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अपन डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा की हेल्प से, और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा की हेल्प से। x इक्वल्स टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इक्वल्स टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। देखो ये डेल 1 डेल 2 ये कैसे फाइंड करना है? तो इनके लिए भी फॉर्मूला याद रखना है, डेल 1 डेल 2, तीनों के लिए फॉर्मूला याद रख लेना। डेल फाइंड होता है अपने पास ए बी, डेल 1 फाइंड हो जाता है सी बी, और डेल 2 फाइंड होता है ए सी। ये ध्यान रखना है, मतलब फॉर्मूला बनाएंगे अभी अपन। डेल के लिए ए बी, डेल 1 के लिए सी बी, डेल 2 के लिए ए सी। मतलब क्या करेंगे, यहां से जो वैल्यू है उसको डिटर्मिनेंट का फॉर्मेट दे देंगे a1 a2 b1 b2। यहां से जो भी वैल्यू होगी a1 a2 b1 b2। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं 7x माइनस 9y इक्वल्स टू 5 और 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन है। तो डेल क्या बन जाएगा, a1 a2 7 3 माइनस 9 4, तो ये तो बन जाएगा डेल। डेल 1 क्या बन जाएगा, सी बी मीन्स c1 b1 और c2 b2, c1 c2 b1 b2। और डेल 2 क्या बन जाएगा, ac मतलब a1 c1 और a2 c2। यहां से ये तीनों वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, फिर यहाँ पुट करके x फाइंड कर लोगे और y फाइंड कर लोगे। अब एक छोटी सी चीज और, जब 2 इक्वेशंस होती है तो ये भी चेक करना होता है आपको, सॉल्यूशन के बारे में भी पूछता है, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, नॉट सॉल्यूशन, पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, फिर भी एक बार बता देते हैं छोटा सा। देखो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये किसकी कंडीशन थी, यूनिक सॉल्यूशन की। तो सेम चेक कर लेंगे यहाँ से। और अगर आपके पास था a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो यहां से कौन सी कंडीशन बन रही थी आपके पास, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर आपके पास कंडीशन कौन सी आ जाती है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो ये कौन सी कंडीशन बनती है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये तो कौन सा हो गया, क्रेमर्स रूल। अब अगर इसी चीज को क्रेमर्स रूल से नहीं पूछ करके वो दो तरीके से पूछता है, या तो क्रेमर से सॉल्व करवाएगा या मैट्रिक्स से सॉल्व करवाएगा। तो देखो मैट्रिक्स से कैसे करते हैं, ये की इक्वेशन मान लेते हैं, मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व करना होता है, चाहे डबल वेरिएबल में है चाहे 3 वेरिएबल में है, कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे। तो देखो अगर ये का ये क्वेश्चन मैट्रिक्स से सॉल्व करवाता, मैट्रिक्स रूल से, मैट्रिक्स रूल बोल देगा, मैट्रिक्स प्रिंसिपल बोल देगा, ठीक है। तो अगर ये मैट्रिक्स से सॉल्व करता तो क्या करते हैं अपन, कंडीशन बनाते हैं अपन ax इक्वल्स टू b, ax इक्वल्स टू b। इसमें b तो क्या होता है, इक्वल इधर जो वैल्यू है उसकी मैट्रिक्स, a क्या होता है, इक्वल से इधर जो कांस्टेंट्स है उनकी मैट्रिक्स, और x जो होता है जितने भी इसके अंदर वेरिएबल्स हैं उनकी सिंगल मैट्रिक्स। यानी कि कैसे बनता है ये, इधर देखो कोफिशिएंट कौन है, a1 a2 b1 b2, तो ये तो कौन सी मैट्रिक्स हो गई, ये तो हो जाती a की वैल्यू, ठीक है। और उधर कौन है, c1 और c2, तो ये हो जाती b की वैल्यू, c1 एंड c2। x की वैल्यू क्या होती, x इक्वल्स टू x, कैपिटल X इक्वल्स टू, यहाँ देखो वेरिएबल कौन कौन है, वेरिएबल x और y है, इस तरीके से। a तो कौन हुआ, इधर वाले कांस्टेंट, b कौन हो गया, उधर वाले कॉन्सेप्ट कौन, उधर वाले कांस्टेंट हो गए, और x कौन हो गया, जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है, x एंड y। तो ये कंडीशन क्या बन जाती है, कंडीशन ये ऐसे बन जाता, a1 a2 b1 b2 मल्टीप्लाई बाय x y इक्वल्स टू c1 c2। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो ये जो मैट्रिक्स A है, यहां से समझ लो
ए एक्स इक्वल्स टू बी, तो आपको तो एक्स फाइंड करना है, तो एक्स इक्वल्स टू बी अपॉन ए लिख सकता हूँ। और बी अपॉन ए लिखने का क्या मतलब हो गया, बी मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो ए होगा उसका इनवर्स निकाल के बी से मल्टीप्लाई जब करेंगे, तो ये तो कौन था देखो, एक्स वाई था, तो इधर से जो आंसर आएगा वो भी एक कॉलम मैट्रिक्स बन के आएगा। जैसे मान लो इधर से आंसर आ गया आपके पास 3 and 4, इस तरीके से सिंगल कॉलम आंसर आएगा इधर से। तो कंपेयर कर देंगे, फर्स्ट वैल्यू x, यहाँ से फर्स्ट वैल्यू 3, तो x इक्वल्स टू 3, यहाँ से फर्स्ट वैल्यू y, सॉरी सेकंड, यहाँ से सेकंड 4, तो y इक्वल्स टू 4। ये तो कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया आपका, मैट्रिक्स का, ठीक है, क्रेमर्स रूल हो गया और मैट्रिक्स हो गया। अब इस क्रेमर को ही अगर आपके पास 3 वेरिएबल होते हैं तो क्रेमर से कैसे करते हैं, 3 वेरिएबल तक का पूछता है दोनों में ही। तो देखो कैसे करते हैं, अगर 3 वेरिएबल होते हैं तो इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ये बन रही होती a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, 3 वेरिएबल x y z, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल्स है तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए, तो 3 इक्वेशन हो गई आपके पास। अब अगर इसको पहले मैट्रिक्स देख लेते हैं, अगर इसको मैट्रिक्स रूल से सॉल्व करना होता तो वही कॉन्सेप्ट आपका ax इक्वल्स टू b, तो a की जगह तो मैट्रिक्स कौन सी बन जाती, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये तो हो जाता a, x की जगह कौन आ जाता, x y z इक्वल्स टू b की जगह कौन आ जाता, d1 d2 d3। अब पता है ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, डिवाइड का मतलब इसका इनवर्स, उधर से सॉल्व करते हैं, सिंगल रो में सिंगल कॉलम में आंसर आता, तो फर्स्ट वैल्यू x, सेकंड वैल्यू y, थर्ड वैल्यू z। ये तो किससे हो जाता आपका, मैट्रिक्स प्रिंसिपल से। अब अगर इसी को क्रेमर से सॉल्व करवाता, तो क्रेमर से कैसे सॉल्व करते हैं देखो, क्रेमर से सॉल्व करने के लिए x y z, अब 3 वेरिएबल आपके पास, तो x फाइंड करते हैं अपन del 1 अपॉन del से, y फाइंड करते हैं del 2 अपॉन del से, और z फाइंड करते हैं del 3 अपॉन del से, ठीक है। x del 1, अब वही सेम उसमें del 1 और del 2 दो ही वेरिएबल थे, इसमें 3 हो गए तो थर्ड तक पहुंच गया। अब इनकी वैल्यू निकालनी है, तो del की जो वैल्यू होती है वो होती है a b c, ठीक है, मीन्स a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 abc। सेकंड वैल्यू किसकी निकालेंगे, del 1 होता है dbc, ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूज कर देते हैं, abc dbc। अब है dbc, दैट मीन्स d1 b1 c1 d2 b2 c2 d3 b3 c3, यहां से del 1 निकल गया। उसके आगे निकालते हैं अपन del 2, del 2 होता है adb, दैट मीन्स a1 d1 b1 a2 d2 b2 a3 d3 b3, एंड लास्ट वन इज del 3, del 3 सबका फेवरेट है, कैसे देखो abd, विलियर्स abd, a1 b1 d1 a2 b2 d2 और a3 b3 d3। तो यहां से वैल्यू किसकी निकल गई, del 1 del 2 del 3, यहाँ पुट करेंगे तो x y z तीनों वैल्यू निकल जाएगी। अब जैसे यूनिक, मैनी और नो सॉल्यूशन, वो वाली जो कंडीशंस थी वो कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होगी, तो यहाँ देखो कैसे अप्लाई होगी, ठीक है। तो इनको तो मैं रफ कर देता हूँ, वो तीनों कंडीशन चेक कर लेते हैं यहाँ कैसे अप्लाई होगी। फर्स्ट वन, आपको क्या करना है, del की वैल्यू निकालनी है, इफ del नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, del नॉट इक्वल्स टू 0 है तो कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, हमेशा यूनिक सॉल्यूशन, del नॉट इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड वन क्या होता है, अगर आपके पास del की वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है, del की वैल्यू 0 आ जाए तो आपको क्या करना है, तो आपको del 1 की वैल्यू भी चेक करनी है, del 2 की भी चेक करनी है और del 3 की भी चेक करनी है, ठीक है। del 1
सॉरी, अगर आपके पास del 0 आ जाता है तो del 1, del 2, del 3 तीनों की वैल्यू चेक करनी है, और मान लो तीनों की वैल्यू भी क्या आ गई 0, तो इस केस में क्या हो गया मैनी सॉल्यूशन। थोड़ा सा उससे कंपेयर कर सकते हैं, a1/a2 नॉट इक्वल टू 0 यूनिक सॉल्यूशन, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 सब इक्वल आ गए तो मैनी सॉल्यूशन। तो वहां से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं इसको, सारी वैल्यू 0 आ गई तो मैनी सॉल्यूशन। थर्ड केस, अगर आपका del 0 आ रहा है, यहाँ तो del 0 नहीं था, यहाँ del 0 आ रहा है तो क्या किया बाकी को भी चेक किया, यहाँ अगर del 0 आ रहा है तो इनको भी चेक तो करना ही है, और इनमें से यहाँ तो क्या था इन सब की वैल्यू भी 0 आ रही है, यहाँ क्या है इनमें से किसी भी एक की वैल्यू अगर नॉन जीरो आ गई, सबकी आ सकती है नो प्रॉब्लम, बट अगर किसी एक की भी वैल्यू नॉन जीरो आ गई, जैसे मान लो del 0 आ गया, del 1 0 आ गया, del 2 0 आ गया, बट del 3 की वैल्यू 0 नहीं आकर के कुछ 1 -1 2 7 कुछ भी इसकी वैल्यू कुछ आ गई तो क्या हो गया नॉन जीरो। किसी भी एक की वैल्यू अगर नॉन जीरो आ जाए, तीनों की भी आ सकती है नो प्रॉब्लम, बट एक भी अगर आपके पास नॉन जीरो वैल्यू मिल गई तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, सेम तीन कंडीशन इसमें भी अप्लाई हो रही है। तो ये जो था आपके पास बेसिक चैप्टर 5 का बेसिक कंप्लीट है इसके अंदर, ठीक है। जितना भी चैप्टर 5 में है सब कुछ बता चुका हूँ, बेसिक के नाम पर सारा मैटर आपके सामने है। अब आप क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज को ट्राई कर सकते हैं, सॉल्यूशन जो होंगे एक्सरसाइज के वो तभी बाद में डालेंगे। तो देखो अभी तक अपन ने कौन कौन सा चैप्टर पढ़ लिया, 3rd, 4th एंड 5th, तीन ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके बेसिक्स, कंप्लीट बेसिक्स डाल चुके हैं, वीडियोस आ चुके हैं सारे के। और अगर इन तीन चैप्टर्स की बात करें तो 12th क्लास में ये टोटल अपने पास है 10 मार्क्स के चैप्टर है ये। तो आपके पास अब तक 10 मार्क्स के बेसिक्स सारे आपके पास वीडियोस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है शेयर करो नहीं करो, बट लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक यू।